ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, मान लो कोई एक बंदा है, वो ऐसे हाथ को खोल के गोल गोल स्पिन हो रहा है। यहां पे स्पिन करके दिखाना संभव नहीं है। और ऐसे स्पिन होते होते अचानक से वो अगर अपना हाथ को ऐसे अंदर कर ले, तो जो स्पिनिंग का एंगुलर वेलोसिटी है, लॉजिकली सोचो वो बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर मैं जो बीच वाला लाइन है इसको अगर मैं एक्सिस मान लूं, जिसके अबाउट में ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, वो वाले एक्सिस से जब मैं हाथ को ऐसे स्पैन करके रखूंगा, ठीक है, समझ में आया, तब मेरा डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाथ का डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। जैसे ही मैं हाथ को अंदर कर लूंगा, तुरंत जो होगा, ये हाथ का डिस्टेंस मेरा एक्सिस से कम हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होंगे वो मेरा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दो, क्योंकि हमारे पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी I इंटू ओमेगा जो है वो हमारा कंजर्व होने वाला है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरा कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो मेरा एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो I इंटू ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज टूल है। तो उसके रिगार्डिंग कोई चीज देखते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल एग्जांपल से चालू करते हैं। मान लो हमारे पास एक का स्फीयर है, ठीक है, ये है हमारा एक्सिस, ये वाला स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R एंड मास जो है वो है कैपिटल M। ठीक है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। नाउ ये वाले एक्सिस के अबाउट ये वाला स्फीयर जो है ये ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा है। बाय सम मैकेनिज्म सडनली the radius of the sphere becomes smaller. Radius of the sphere becomes smaller. अच्छा, मास पे कोई बदलाव नहीं आया है, ये चीज एज्यूम कर लेना। मास पे कोई बदलाव नहीं आया है। फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड उसके बाद ऑब्वियसली साथ में ये भी निकाल लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। ठीक है, अच्छा, जो हमारा इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था? 2/5m कैपिटल R स्क्वायर, और बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना है I2 दैट विल बी 2/5m स्मॉल r स्क्वायर। समझ में आया? ओके, इस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा नॉट और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा न्यू, राइट? सो जो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो था 2/5mr स्क्वायर ओमेगा नॉट, और यहां पर जो मेरा फाइनल एंगुलर मोमेंटम हुआ है दैट इज 2/5m स्मॉल r स्क्वायर इंटू ओमेगा न्यू। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूं तो डेफिनेट सी बात है कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं।
तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं है तो 2/5 m r² ओमेगा नॉट must be equals to 2/5 m small r² into ओमेगा न्यू। तो मेरे पास जो नया ओमेगा आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल r² बाई स्मॉल r²। दैट इज द न्यू वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्योरली रोटेशन है तो क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ इंटू 2/5 कैपिटल M स्मॉल r² इंटू ओमेगा न्यू का स्क्वायर। सो ये तो काट दो, खुश हो जाओ। ये आ जाएगा 1/5 mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर r⁴ by small r⁴, and that will come out to be equals to 1/5 capital M omega naught square r⁴ by r²। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर r हमारा पहले से बढ़ चुका है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, अदरवाइज जो है हमारा अगर कम हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी डेल्टा KE, वो हमारे पास क्या आने वाली है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/5 m ओमेगा नॉट स्क्वायर r⁴ by r², and that will come out to be 1/5 m omega naught square r² by r² into r² minus small r²। So that is the total change in kinetic energy of the system. Okay, अगले क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या है अगला क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक पाइप के थ्रू ऐसे एक धागा बंधा हुआ है, ठीक है, एक धागा इस तरीके से बंधा हुआ है और एक हॉराइजेंटल टेबल पे एक इस हाई के दूसरे एंड पे एक मास है स्मॉल m। तो मैंने धागे का जो रेडियस है वो मेरा r1 है और राइट नाउ ये वाले हॉराइजेंटल टेबल पे ये m जो है ये मेरा ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा है। राइट नाउ ये सिनेरियो है। अब मैंने यहां पर से एक का फोर्स अप्लाई किया F, यहां पर से मैंने एक फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस द रेडियस is reduced to R2. Find delta W in the process। इस प्रोसेस पे हमारा वर्क डन कितना होने वाला है वो चीज हमें निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr1², और जब रेडियस r2 में रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि पॉइंट मास ही तो है, तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है r2²। यहां पर जो हमारा
ओमेगा नॉट है, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट ओमेगा नॉट है और इसके अबाउट ओमेगा फाइनल है। ध्यान दो, जो भी फोर्स पास हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस पास हो रहा है, यानी एनी फोर्स passes through the axis, और इस एक्सिस के थ्रू पास होने के कारण हम बोल सकते हैं जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क होगा उस एक्सिस के अबाउट दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, angular momentum about the axis will be conserved। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा एक्सिस के अबाउट वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है। सो मैं लिख सकता हूं mr1 स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट mr2 स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। सो फाइनल ओमेगा मेरे पास आ जाएगा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। अच्छा, सो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? That is equals to half I ओमेगा स्क्वायर, और सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ mr2 स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर r1 टू द पावर 4 r2 टू द पावर 4 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, and that is coming out to be equals to half m r1 to the power 4 by r2 square into omega naught square. So the total work done delta W is equals to the change in kinetic energy। जो भी हमारा वर्क होगा वो तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी का चेंज में ही इस्तेमाल होने वाला है। ये एजम्पशन है, जो ये बीच का रॉड है इस पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, वो चीज तो हम नेग्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वो अगर मैं निकालूं दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 r1 to the power 4 by r2 square minus r1 square। तो वर्क डन अगर मैं निकालूं डेल्टा W दैट इज इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। दैट गिव्स मी the total work done by the force that I am exerting to pull the rope inside। साफ साफ देख सकते हैं ये वर्क डन जो है वो हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो कि डेफिनेट सी बात है, होना चाहिए था। हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डेफिनेटली ज्यादा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। लेट्स सी क्या बोला हुआ है उस पे। हमारे पास ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर अबाउट रेडियस कैपिटल आर का एक डिस्क, रेडियस r1 का एक डिस्क ऑफ मास m1, ठीक है, दिस अ डिस्क जिसका ऊपर का सरफेस रफ है। ये ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा है। ये डिस्क जो है ये वाला एक्सिस के अबाउट, जो शोन एक्सिस है उसके अबाउट ओमेगा नॉट से हमारा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर और एक डिस्क, ठीक है, जो भी और जिसका नीचे वाला सरफेस रफ है, इसका मास है m2 और रेडियस जो है वो है r2, ठीक है। और राइट नाउ ये जो है वो हमारा स्टेशनरी है, ठीक है। दी सेकेंड डिस्क is gently put on the first, ठीक है। जो दूसरा वाला डिस्क है वो हमारा पहले वाले के ऊपर मैं धीरे से रख दिया, ठीक है। सो फाइंड the omega final of the system. अच्छा, ऑब्वियस बात है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। वो फ्रिक्शन दोनों के सरफेस के बीच में डेफिनेटली टॉर्क लगाने वाला है। डेफिनेटली टॉर्क जो है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वो टॉर्क के कारण जो नीचे वाला डिस्क है उसका एंगुलर रिटार्डेशन होगा, ऊपर वाला डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, नीचे वाले का ओमेगा कम हो जाएगा, ऊपर वाले का ओमेगा बढ़ेगा, और फाइनली ऐसे होते होते जहां पर दोनों का ओमेगा इक्वल हो जाएगा, वहां पर दोनों के बीच में जो इंटरनल स्लिपिंग है वो डेफिनेटली हमारी रुक जाएगी, वो डेफिनेटली हमारी रुक जाएगी। पहले ये वाले बात को हम अपने दिमाग पे क्लियर कर ले, ठीक है। अच्छा, सो टू डिस्क एज सिस्टम ले लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो तो हमारा 0 होने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों डिस्क का सिस्टम, देखो टॉर्क जो भी है वो फ्रिक्शन का है, वो दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट है, वो इंटरनल टॉर्क है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है, राइट। अच्छा, ये अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो L इनिशियल में क्या लिखूंगा, 1/2 m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट प्लस 0, क्योंकि वो तो हमारा स्टेशनरी था। और जो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए। तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा नॉट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। सो हाफ हाफ इज कैंसल्ड, हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ गया है दैट इज ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर बाई m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ये हमारे पास द फाइनल वैल्यू ऑफ ओमेगा जो है वो हमारा आने वाला है। तो दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ये हमने पहला 3 क्वेश्चन किए, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, और भी देखते हैं, बट मेन जो मुद्दा है वो तो हमारा हर क्वेश्चन पे डेफिनेटली सेम ही रहने वाला है, ओके।
ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, तो देखो क्या है इसमें। हमारा जो ये रॉड है ये पहले ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ था इसके एकदम बिम पे, इसका जो ब्रिम है एकदम एंड पॉइंट पे। रॉड यहां पर इस तरीके से फिक्स था, वर्टिकल था, यानी दैट वाज बेसिकली द पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, पूरा ये सिस्टम ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा है एंड ड्यू टू सम रीजन ये रॉड जाके इसके ऊपर गिर जाता है लाइक दिस। स्लिपिंग कहीं पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, रॉड गिरने का जो जर्क है उसको नेग्लेक्ट करो, मान लो बहुत धीरे से वो गिरा है बाय सम मैकेनिज्म, आई डोंट नो। तो जब रॉड एक बार गिर जाएगा तो वहां पर उसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा वो हमारा कितना होने वाला है। अगेन ये वाले क्वेश्चन में भी सेम फंडा है। अगर मैं रॉड प्लस डिस्क, इसको अगर मैं सिस्टम मान लूं, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, रॉड और इसको अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं तो डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होने वाला है। दैट इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा सिस्टम का कंजर्व होने वाला है। अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? जो हमारा एक्सिस है, ध्यान देना, रॉड के सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ जो हमारा एक्सिस होगा इस तरीके से, उसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो डेफिनेटली हमारा एंगुलर मोमेंटम जीरो ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डेफिनेटली जीरो ही होने वाला है। तो इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 1/2 mr² प्लस स्मॉल m इंटू r²। आईसीएम तो जीरो है केवल और केवल, md² ही हमारा लगने वाला है। तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज r²/2 कैपिटल M प्लस 2m। दैट इज द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये रॉड जब गिर जाएगा तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ध्यान देना, यहां पर ऐसे जब एक बार गिर जाएगा तब इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट, डेफिनेटली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बचेगा। देखो, इसका तो अभी भी, डिस्क का तो अभी भी हाफ कैपिटल mr² ही रहेगा, लेकिन रॉड के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, ये पूरा लेंथ है r/2, तो ये r/4 है, तो ये जो डिस्टेंस है वो है मेरा 3r/4। सो इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ 1/12 ml², L जो है वो है r/2 प्लस m इंटू 3r/4 का होल स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सो यहां पर कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 1/2 mr² प्लस दिस विल बी mr²/48 प्लस 9 mr²/16। और 48 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? दिस विल बी 9 into 3 27 प्लस 1 that makes it 28।
तो 28/48 आएगा, यानी 7/12 आएगा। तो दैट इज 1/2 mr² प्लस 7/12 mr²। ये हमारे पास फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, राइट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू r²/2 कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इंटू ओमेगा नॉट। और जो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा, मैं अगर r²/12 को कॉमन लेता हूं, so that will come out to be equals to 6 capital M plus 7 small m into omega final। तो ये दोनों एंगुलर मोमेंटम को अगर हम इक्वेट कर दें, सो Li इक्वल्स टू LF, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r²/2 कैपिटल M प्लस 2m इंटू ओमेगा नॉट r²/12 इंटू ओमेगा फाइनल। सो मेरे पास सिंपली r² गॉन, तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा, सॉरी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो आएगा 6 इंटू कैपिटल M प्लस 2m। ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं दिस विल बी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, होना भी चाहिए था, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो डेफिनेटली हमारा यहां पे रिड्यूस हुआ है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। बेसिक सिनेरियो समझ लो। हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, हमारे पास एक डिस्क है ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। ये हमारा एक्सिस है जिसके अबाउट ये डिस्क जो है वो हमारा फ्रीली मूव कर सकता है। इसके पेरिफेरी में एक का बंदा खड़ा है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अच्छा, बॉय jumps tangentially, with speed u with respect to the disk। इनिशियली ये हमारा स्टेशनरी था, तो फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क आफ्टर द जंप। फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क आफ्टर द जंप, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, बंदा अगर मान लो टेंजेंशियली ऐसे फॉरवर्ड यू कोई वेलोसिटी से कूदता है, ठीक है, बंदा अगर टेंजेंशियली फॉरवर्ड कुछ कूदता है तो डिस्क जो होगा वो ऑब्वियसली ऐसे हमारा बैकवर्ड रोटेट करना चालू करेगा, हाँ कि ना। अच्छा, बाय द वे, बंदे का कूदने का वेलोसिटी यू नहीं है, ध्यान देना। बंदे का कूदने का वेलोसिटी मान लो है कोई v। अगर मान लो मैं ये डिस्क के बारे में देखूं, ठीक है, तो बंदा यहां पर जैसे ही v से कूदा तो डिस्क जो है वो ऐसे ओमेगा से घूमा, तो डिस्क का इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा r। तो विथ रिलेटिव टू द डिस्क ये u से कूदा है, तो v प्लस ओमेगा r मस्ट बी इक्वल्स टू u।
तो हमारे पास जो आ जाएगा, v आ जाएगा मेरे पास u माइनस ओमेगा आर. That will be the velocity of the man with respect to the ground. ठीक है. अच्छा, डिस्क प्लस मैन को, डिस्क प्लस बॉय को अगर मैं सिस्टम मानूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं है. एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो डेफिनेटली हमारा जीरो होगा. तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड होगा. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो डेफिनेटली जीरो है. अच्छा, बॉय जो है वो हमारा प्योर ट्रांसलेट कर रहा है और डिस्क जो है वो हमारा प्योर रोटेट कर रहा है. तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, दैट विल बी इक्वल्स टू mvr, दैट इज माय क्लॉकवाइज, माइनस आई ओमेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो सिंपल सी बात है, mvr माइनस आई ओमेगा मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. नाउ v जो है दैट विल बी इक्वल्स टू u माइनस ओमेगा r इंटू r माइनस आई ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. अच्छा, आई का वैल्यू कितना है वो भी पुट कर दो. दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी मैंने स्मॉल आर लिख के गलती कर दिया हूं, सॉरी. ये सारे जगह पे कैपिटल आर होंगे, ठीक है. दिस इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. ये हमारे पास आ जाएगा. सो दोस्तों, एक आर तो मैं डेफिनेटली काट सकता हूं. तो mu इज इक्वल्स टू m ओमेगा r प्लस कैपिटल M ओमेगा r बाई 2. ये हमारे पास आ जाएगा. तो सिंपली मैं यहां से लिख सकता हूं जो मेरा फाइनल ओमेगा होगा डिस्क का, दैट विल बी इक्वल्स टू 2mu बाई 2m प्लस ए कैपिटल M इंटू r. समझ में आया? आई होप दिस वन इज परफेक्टली अंडरस्टूड. ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी यहां पर क्या बोला हुआ है. वो यही सिनेरियो है, यही वाला सिनेरियो है. क्या है? अनदर बॉय यहां पे जंप नहीं मार रहा है, उसके बदले अनदर बॉय थ्रोज अ बॉल of mass m1 tangentially with speed v. स्लिपिंग कहीं पर नहीं हो रहा है. फाइंड ओमेगा ऑफ द सिस्टम. फाइंड ओमेगा ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो यहां पर ओमेगा किस तरीके से निकलेगा, मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूं. ध्यान दो, यहां पर ये हमारा एक्सिस है, यहां पर हमारा पहला वाला बंदा बैठा हुआ है और बॉल जो है वो इस तरीके से टेंजेंशियली हमारे पास आ रहा है. ये हमारा इनिशियल सिनेरियो है और जब ये कैच कर लेगा, जब ये कैच कर लेगा तो यहां पर बंदा प्लस बॉल यानी टोटल मास m प्लस m1 का यहां पर हमारे पास आ जाएगा. कहीं पर स्लिपिंग नहीं है, पूरा सिस्टम जो है
वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से गोल गोल घूमेगा। दैट्स अ टॉप व्यू। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, बॉल प्लस डिस्क प्लस बॉय, इन तीनों को मिला के मैं एक सिस्टम ले रहा हूं। जो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा Li, जो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा Li, वो हमारा कितना होगा, m1v इंटू कैपिटल R। और जो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, और ये दोनों को तो हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, इनटू ओमेगा। अगेन इसको अगर मैं सिस्टम मान लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा एक्सटर्नल टॉर्क तो कहीं पर भी नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क हमारा डेफिनेटली 0 है। देयरफॉर Li और Lf को मैं इक्वेट करूंगा तो m1vr दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M/2 स्मॉल m प्लस m1 ओमेगा इंटू r²। ये हमारे पास आ जाएगा। सो r इज कट, तो मेरे पास ओमेगा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2m1v डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2 m प्लस m1 divided by r. So that will give me the angular velocity after the boy catches the ball. ठीक है, समझ में? And in the last part, अब बॉल शॉट कुछ नहीं है, डिस्क प्लस बॉय, डिस्क प्लस बॉय जो है, ठीक है, वो हमारा इनिशियली ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा था। बॉय स्टार्ट्स मूविंग अलोंग दी, बॉय स्टार्ट्स मूविंग अलोंग दी पेरिफेरी, ठीक है, विथ स्पीड u, विथ स्पीड u रिलेटिव टू द डिस्क। यानी ध्यान दो क्या हो रहा है, वो डिस्क के रिलेटिव में u स्पीड से जा रहा है। फाइंड ओमेगा फाइनल। अच्छा, ये वाले केस में 2 केस बन सकता है, ध्यान देना। यहां पर नहीं बोला है वो u किस तरीके से घूम रहा है, यानी डिस्क के दिशा में या डिस्क के ऑपोजिट दिशा में। यानी 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान दो। अगर मैं टॉप व्यू लूं तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, जो मेरा फाइनल ओमेगा है वो ऐसा है, और बंदा जो चल रहा है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v इस तरीके से चल रहा है। ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी है। यानी यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो v माइनस ओमेगा फाइनल इंटू r जो है दैट विल बी इक्वल्स टू u। तो u v है u प्लस ओमेगा फाइनल r। ये हमारा पहला केस है। और यहां पर अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं तो ध्यान देना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैपिटल M/2 प्लस स्मॉल m इंटू r² इंटू ओमेगा नॉट, दैट्स द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम के लिए आ जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा फाइनल प्लस स्मॉल m
u प्लस ओमेगा फाइनल r, u प्लस ओमेगा फाइनल इंटू r इंटू r। ये दोनों चीज हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारा क्लॉकवाइज है। तो यहां पर ध्यान दो, एक r काट के तो खुश हो जाओ, ठीक है। तो कैपिटल M/2 प्लस स्मॉल m ओमेगा नॉट r माइनस mu कैपिटल M/2 प्लस स्मॉल m ओमेगा f इंटू r। सो हमारे पास ओमेगा फाइनल जो आएगा दैट विल बी ओमेगा नॉट माइनस mu डिवाइड 2mu कैपिटल M प्लस 2m इंटू स्मॉल r। ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी है। अगला पॉसिबिलिटी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बस एक चीज बता दे रहा हूं। यहां पर और एक पॉसिबिलिटी भी तो है, यहां पर इस डायरेक्शन में वो v से चले और ओमेगा फाइनल, ऑब्वियसली बात है इस केस में स्लो डाउन हुआ था, इस केस में हमारा स्पीड अप होगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो v प्लस ओमेगा फाइनल इंटू r दैट विल बी u माइनस ओमेगा फाइनल इंटू r। एंड उसके अकॉर्डिंग अब एंगुलर मोमेंटम लिखो। बंदे का एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव लिखने का गलती मत करना, नेगेटिव नहीं लिखने की गलती मत करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा डेफिनेटली वो हमारे नेगेटिव आएगा। तो उस चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए हम लोग उसका जो इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व कर डालेंगे और कंजर्व करते हुए हम सॉल्व कर डालेंगे। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड है 2 मीटर 2 मीटर। ये अपना सेंटर के एक एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम सकता है फ्रीली। 2 क्वार्टर सर्किल, ये सर्किल लग नहीं रहा पर है 2 क्वार्टर सर्कुलर ऐसे इस तरीके से ग्रूव बनाया हुआ है। इसका जो मुंह का ओपनिंग है और जो यहां का ओपनिंग है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब ये वाले साइड के पैरेलल है बेसिकली। ग्रूव इज वेरी थिन। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है स्क्वायर प्लेट का। एक ब्लॉक अंदर आ रहा है, 1 kg का ब्लॉक ग्रूव के अंदर एंटर कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर हमारा v मीटर पर सेकेंड से बाहर निकल जा रहा है। ग्रूव इज वेरी थिन, जो कि कोई भी इंटरनल कोलिजन्स नहीं होगा और बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, वो भी टेंशन मत लेना। तो ये पूरा एक हॉराइजेंटल टेबल पे रखा हुआ है जिसके अबाउट ये फ्रीली घूम सकता है। तो v का वैल्यू कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है ये ग्रूव में से ब्लॉक जैसे ही एंटर करेगा, इस कारण पे हमारा ये जो है ये खुद ओमेगा से गोल गोल घूमना चालू करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्वायर प्लेट प्लस ब्लॉक को एक सिस्टम ले ले रहा हूं। मैं स्क्वायर प्लेट प्लस ब्लॉक को एक सिस्टम ले ले रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो हमारा 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा कंजर्व्ड होगा। बाय द वे ओमेगा मैंने गलत ले लिया हूं, ओमेगा इस तरीके से हो नहीं सकता है, खुद रियलाइज करना, ओमेगा उल्टा होगा। जो हमारा सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, बाकी ये तो हमारा स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी था, तो 1 इंटू v इंटू r,
ये वाला डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये वाला एंगुलर मोमेंटम अगर मैं देखूं तो दिस एंगुलर मोमेंटम इज लाइक दिस, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, जब ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम में निकालूंगा तो एक तो मेरा डिस्क का खुद का होगा क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई ओमेगा, और ये जो बाहर निकल रहा है अगर मैं ध्यान दूं तो इसका भी हमारा एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है, तो एम वी इंटू आर, ये भी हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है। सो एल आई इक्वल्स टू एल एफ, तो 2 इज इक्वल्स टू आई मतलब है 4, तो एक रिलेशन तो मैं यहां से लिख सकता हूं 4 ओमेगा प्लस वी मस्ट बी इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब अगला इक्वेशन कहां से लिखूंगा? ध्यान दो, नो एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क तो कहीं पर भी नहीं है, दैट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो भी डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, that is the final kinetic energy of the block plus half I into omega square। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ से तो पूरा काट दो, 4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे जिंदगी का दुश्मन जो है वो डेफिनेटली हमारा ओमेगा है। सो वी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी 2 माइनस वी बाई 4 का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4। दैट विल बी माई रिलेशन। सो यहां पर अगर मैं काट दूं वी स्क्वायर माइनस 4b बाई 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो मेरे पास आ जाएगा 5v स्क्वायर माइनस 4v, यहां पे प्लस 4 आएगा, माइनस 16 आएगा, माइनस 12 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो v का वैल्यू जो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस तो हो नहीं सकता, इट कैनॉट बी नेगेटिव, बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4ac, तो यहां पर हो जाएगा 20 प्लस 12, 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा मेरे पास? 240 डिवाइडेड बाई 10। उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन मैंने सही किया हूं। तो v का जो फाइनल वैल्यू है वो मेरे पास ये आ जाएगा। कुल मिला के यहां पर दो ही इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, एक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है तो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहां पर? मेरे पास एक कॉनिकल पेंडुलम है और उसका जो धागा है उसको मैं खींच सकता हूं। राइट नाउ ये कॉनिकल पेंडुलम जो है वो उसका हाइट है h, यानी हाइट या डेप्थ बोलो जो भी बोलो, वो हमारा h है, और वो जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है वो है ऑफ रेडियस r, और राइट नाउ ये मान लो ओमेगा नॉट से हमारा गोल गोल घूम रहा है। अब मैंने स्ट्रिंग को खींचा और स्ट्रिंग को खींच के अब मैंने यहां का हाइट को घटा के h/2 कर दूंगा, तो मेरा नया रेडियस कितना होने वाला है, और साथ ही साथ इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो हमारा कितना होगा वो भी हमें देखना है। तो एक एक करके सब चीजें देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो एक्सिस है, लेट अस टेक इट एज लाइक z एक्सिस, जो हमारा LZ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू
आई इंटू ओमेगा, और कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होने के कारण ये हमारा डेफिनेटली कांस्टेंट होने वाला है। जो हमारा इसका एंगुलर मोमेंटम है, तो हमारा एम ओमेगा नॉट जो है ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। ओमेगा नॉट आर विल बी द एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा नॉट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट जेड एक्सिस, वो हमारा डेफिनेटली कंजर्व होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है वो हमारा एक्सिस के थ्रू ही पास कर रहा है। अच्छा, अब इसका अगर मैं फोर्स एनालिसिस करूं, अगर मैं इसका फोर्स एनालिसिस करूं, मान लो ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाता है थीटा, यहां पर है मेरा टेंशन टी और यहां पर है मेरा mg। तो टी को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं, लाइक दिस एंड दिस। ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है, तो मेरे पास आ जाएगा टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू mg, और जो टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करते हुए जो मेरे पास tan थीटा आएगा, दैट tan थीटा इज सिंपली इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर r बाई g, एंड tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, दिस इज r, दिस इज h, तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? मैंने सही किया हूं? हाँ, होप सो, राइट। तो tan थीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r बाई h, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू g बाई h, ये रिलेशन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है। अच्छा, अब अगला LZ तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो नया रेडियस है मान लो R1, नया रेडियस जो है वो मान लो है हमारा R1। ओके, अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर अगर हम ध्यान दें, इफ H becomes half, that implies omega naught square becomes 2 times ओमेगा नॉट स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ओमेगा नया जो होगा, ओमेगा न्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू √2 इंटू ओमेगा नॉट। Let new radius is equals to r dash। जो नया रेडियस है मान लो वो हमारा कितना है, r dash। तो नया रेडियस अगर हमारा r dash है तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट mr dash स्क्वायर इंटू ओमेगा न्यू, तो mm गॉन, तो r डैश स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट बाई ओमेगा न्यू, दैट इज √2 ओमेगा नॉट, दैट इज r नॉट स्क्वायर बाई √2। तो r डैश जो आएगा वो आएगा r बाई 2 टू द पावर ऑफ 1/4। ये हमारे पास r डैश का नया वैल्यू आने वाला है। उम्मीद है हमें ये समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, वो स्क्वायर प्लेट जो है वो हमारा एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहा था। अचानक से मैंने जो एंड पॉइंट है ए, उस पर मैंने किला मार दिया, तो तुरंत इसका ट्रांसलेशनल मोशन बंद हो जाएगा
और पॉइंट ए के अबाउट प्योर रोटेशन करना चालू करेगा, तो इस इंस्टेंट पे जो हमारा इसका सेंटर है उस सेंटर का वेलोसिटी कितना होगा वो हमें निकालनी है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि जो नेल होगा यानी हिंज होगा ए, वो कोई भी अननोन अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो हमारा लगा सकता है, ठीक है। इनफैक्ट इंपल्स लगा सकता है, ठीक है। वो इंपल्स निकालने के लिए भी बुलाया सकता है, देखेंगे कैसे निकालेंगे, वो तो बात की बात है। बट एक बात तो निश्चित है अबाउट ए, अगर हम ए को ही एक्सिस माने, जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो डेफिनेटली हमारा जीरो होगा। तो दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा कंजर्व होने वाला है। हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होगा, ठीक है। अच्छा, सो पॉइंट ए के बारे में अगर हम ध्यान दें, पॉइंट ए के बारे में अगर हम ध्यान दें, अच्छा बाय द वे स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ को ए ले लो, जरूरत पड़ने पर ए ले लो, ऐसे जरूरत पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। खैर ये ए ले लो। तो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मानता हूं, ये है हमारा आर वेक्टर, ठीक है। यानी साफ साफ ध्यान दो, ये डिस्टेंस भी हमारा है a/2 और ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा a/2। नाउ इसका जो वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन के अलोंग 4v0 है और इस डायरेक्शन के अलोंग 2v0 है। ये किले मारने के पहले का सिचुएशन है। सो जो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, अच्छा 4v0 का कितना होगा, m इंटू कैपिटल M इंटू 4v0 इंटू a/2, और इसका रोटेशनल टेंडेंसी जो है वो हमारा क्लॉकवाइज है, और साथ में इसका अगर मैं देखूं m इंटू 2v0 इंटू a/2, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mv0a इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अब अगर लोग अगर ध्यान दे, यहां पर जो एक बार जब हमारा नेल आके बैठ जाएगा तो ये वाले एक्सिस के अबाउट हमारा पूरा बॉडी जो है वो प्योर रोटेशन करने वाला है। अच्छा, ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, I अबाउट A जो होगा, अगर ICM देखा जाए दैट इज नथिंग बट ma²/6, और ये डिस्टेंस जो है दैट इज a/√2 प्लस ma²/2। तो अगर मैं कर लू ये 4ma²/6 आएगा, 2/3 ma²। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा LF, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3 ma² इंटू ओमेगा, दैट इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा यहां पर कंजर्व हो चुका है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हुए mv0a इक्वल्स टू 2/3 ma² इंटू ओमेगा, mm गॉन, a गॉन, तो ओमेगा जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3v0/2a।
और जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वो ये वाले लाइन के तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा. दिस विल बी द VCM, क्योंकि इसके अबाउट तो प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा है. तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड अगर हम देखें, दैट विल बी ओमेगा इंटू A0 बाई √2. सो कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 3V0 बाई 2√2. ये सेंटर ऑफ मास का स्पीड है. नाउ ऑब्वियस सी बात है, इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग I कैप एंड J कैप. ये हमारा 45 डिग्री है, ये भी हमारा 45 डिग्री में बनाएगा. तो सिंपली इसका कॉस और साइन दोनों 1/√2 होगा. सो अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में लिखूं तो दैट इज इक्वल्स टू 3V0 बाई 4 I कैप माइनस 3V0 बाई 4 इंटू J कैप. ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द नेल इज फिक्स्ड आ जाएगा. अच्छा, बाय द वे, अगर मुझे कोई इंपल्स पूछे नेल का कितना है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम m इंटू VI वेक्टर, सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम m इंटू VCM वेक्टर, दोनों में जो डिफरेंस होगा वही हमारा इंपल्स होने वाला है. तो इंपल्स अगर कोई पूछे, सिंपली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द नेल वो मैं निकाल दूंगा इस तरीके से, एंड आफ्टर दैट दोनों का जो लीनियर मोमेंटम का डिफरेंस होगा वही डेफिनेटली हमारा नेल का इंपल्स होने वाला है. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें आइडिया मेरे ख्याल से लग चुका है. लेकिन अगर मान लो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, लेट्स सी. ओके दोस्तों, तो जैसे कि हम लोगों ने लीनियर इंपल्स डिफाइन किए थे, एग्जैक्टली अब हमारे बारी है एंगुलर इंपल्स को डिफाइन करने के लिए. तो दोस्तों हमारे पास dl/dt क्या था? द एक्सटर्नल टॉर्क टाउ वेक्टर. तो मैं ये लिख सकता हूं जो dl वेक्टर इज इक्वल्स टू टाउ इंटू dt. ठीक है. सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रल टाउ dt फ्रॉम 0 to t दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dl. सो दैट विल बी डेल्टा l वेक्टर. सो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है दैट इज इक्वल्स टू दी एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम चेंज, दैट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल वेक्टर. और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है हमारे पास इंटीग्रल टाउ dt. जैसे कि इंटीग्रल f dt को हमने बोले थे लीनियर इंपल्स, तो एग्जैक्टली वैसे ही हम बोलेंगे इसको एंगुलर इंपल्स. इसको हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही बोलने वाले हैं एंगुलर इंपल्स. ठीक है. सो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे, एंगुलर इंपल्स ऑफ अ torque is equals to change in angular momentum. ठीक है. ओके, एकदम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले इस बात को समझते हैं. अच्छा, मान लो ये हमारा x है, ये हमारा y है. यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे मैंने V0 से फेंक दिया एट अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट O एट एन एंगल ऑफ थीटा.
इसका मास है m। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है वो मेरा हवा में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा एंड फाइनली जाके जमीन पे गिरेगा। फाइंड Li vector and Lf vector about point O। O पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है। ये डायरेक्शन में हमारा G है। डिस्कस द इम्पल्स। इसका इंपल्स जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फाइनली ये भी हमारा V0 से जाके टकराएगा। ये भी हमारा V0 से जाके टकराएगा। हम ये भी जानते हैं ये वाला एंगल हमारा थीटा होगा। तो अगर मैं रिजॉल्व करूं इसको दो कंपोनेंट पे, तो दिस इज V0 cos थीटा, दिस इज V0 sin थीटा। दिस इज द रेंज R, जहां पे R का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हम जानते हैं टू V0 स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन G। दैट इज द रेंज R। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली तो वेलोसिटी जो है वो हमारा पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो डेफिनेटली जीरो होगा। अब फाइनल के लिए जो V0 cos थीटा है वो तो हमारा पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बाकी जो V0 sin थीटा और जो हमारा R है वो दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट इज m इंटू V0 sin थीटा इंटू द रेंज R। और इसका डायरेक्शन अगर हम देखें, रोटेशनल टेंडेंसी इसका क्लॉकवाइज है। एंड इसके साथ अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो मेरे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 2m V0 क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन G। ये डेफिनेटली हमारा LF है। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम का चेंज हुआ है डेल्टा L वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू 2m V0 क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन G। ये हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। एंड ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी इक्वल्स टू द एंगुलर इंपल्स ड्यू टू mg, क्योंकि mg के अलावा तो और कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है mg जो है उसी का यहां पर इंपल्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट पे mg के बारे में देखूं, ये है मान लो हमारा पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कोई भी एक जनरल पॉइंट पर ये अगर आ चुका है x, y, तो mg जो है वो मेरा इस तरीके से लगने वाला है। तो मैं पॉइंट O के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, mg का जो टॉर्क होगा, जो मेरा mg का टॉर्क होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg इंटू x एंड दैट विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है, दैट विल बी क्लॉकवाइज। अच्छा, x का वैल्यू बाय द वे कितना है? x will be nothing but V0 cos theta into t, ठीक है।
सो इसका जो टॉर्क डिपेंडेंसी ऑफ टाइम है वो आ चुका है mg(v0 cos theta) into t. That is the time dependence of the torque in the clockwise sense. तो tau dt मेरे पास कितना आएगा? mg(v0 cos theta) into t dt. ये मेरे पास आने वाला है. सो जो टोटल इंपल्स आएगा एंगुलर इंटीग्रल टाउ dt, दैट इज mg(v0 cos theta) इंटीग्रल t dt, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to टाइम ऑफ फ्लाइट. सो इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू mg(v0 cos theta) into t²/2. ये मेरा आ जाएगा एंगुलर इंपल्स. हाँ कि ना? ये मेरे पास आ जाएगा एंगुलर इंपल्स. ठीक है. ओके. कैपिटल टी का वैल्यू कितना है? दैट इज वी नो 2v0 sin थीटा अपॉन g. तो एंगुलर इंपल्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg(v0 cos theta) by 2 4v0 square sin square theta अपॉन g square. तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू 2mv0 क्यूब. ठीक है. 2mv0 क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. एंड साफ साफ हम देख सकते हैं वही तो हमारा डेल्टा एल का वैल्यू था. तो जो हमारा एंगुलर इंपल्स होगा वही हमारा एंगुलर मोमेंटम पे बदलाव होगा. ठीक है. अच्छा, तो डेल्टा एल इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज में क्या क्या बोल सकता हूं? ठीक है. जो मेरा एंगुलर इंपल्स 0 नहीं है, यानी इंटीग्रल टाउ dt जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. और ये पॉसिबिलिटीज कब क्रिएट होंगे? इसका दो पॉसिबिलिटीज है. पहला तो ये है अ फाइनाइट टॉर्क गेट्स अप्लाइड फॉर फाइनाइट टाइम, जो केस हम लोगों ने अभी अभी किए थे. अ फाइनाइट टॉर्क गेट्स अप्लाइड फॉर अ फाइनाइट टाइम. या फिर दूसरा, टाउ टेंडिंग टू इनफाइनाइट, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, बट इंटीग्रल टाउ dt इज फाइनाइट. इंटीग्रल टाउ dt जो है वो हमारा फाइनाइट है, यानी एंगुलर इंपल्स जो है वो हमारा इंपल्सिव नेचर का है. दिस इज कॉल्ड, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर किए थे, एग्जैक्ट भाईचारा से समझो, दिस इज द इंपल्सिव टॉर्क. तो मान लो, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हमारा कोई एक डिस्क है और ये वाले एंड से अगर कोई झटका लगे, इंपल्स लगे जे वेक्टर, और ये है हमारा आर वेक्टर, इसके अबाउट आर ये जा रहा है, तो एंगुलर इंपल्स जो होगा that will be simply r vector
क्रॉस जे वेक्टर। ठीक है, एग्जैक्ट भाईचारा है। जैसे कि वहां पे हम लोगों ने इंपल्सिव फोर्स डिफाइन किए थे, यहां पर एग्जैक्टली हमारा इंपल्सिव टॉर्क डिफाइन होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने वहां पर बातचीत किए थे, यहां पर भी हम बातचीत करेंगे। टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 विल इंप्लाई एल मोमेंटम कंजर्व्ड है। बट ध्यान देना, एल वेक्टर हमारा कंजर्व्ड है। इट डज नॉट इंप्लाई जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क है दैट इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या पॉसिबिलिटी है, जो टाउ एक्सटर्नल हमारा फाइनाइट हो बट डेल्टा टी जो है वो हमारा टेंडिंग टू 0 है, तो इसका जो एंगुलर इंपल्स होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, एंड जिस कारण पे हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एग्जैक्ट भाईचारा है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। इस बात को हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, पूरा चीज एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, सिमिलरली फॉर यूनिडायमेंशनल टॉर्क, अरे यूनिडायमेंशनल मतलब टॉर्क जो है उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, जो भी है वो फिक्स है, वो एक ही डायरेक्शन के अलोंग अगर हमारा लग रहा है तो सिंपली हम वेक्टर का साइन को गायब कर सकते हैं। इंटीग्रल टाउ डी टी विल बी डेल्टा एल अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड 0 to t इंटीग्रेट करने पर। और इस पर हम जानते हैं, अगर मैं टाउ वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं टाउ वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करूं तो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये जो है दिस इज द पॉजिटिव एरिया एंड दिस इज द नेगेटिव एरिया। टोटल एरिया with due respect to sign will give change in angular momentum. Okay. तो ये इंपल्सिव टॉर्क के रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है आगे हम एप्लीकेशन में बहुत सारा एप्लीकेशन करेंगे अलग अलग पोर्शन में, क्योंकि बेसिकली तो अभी हम लोग टूल्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बट एक बेसिक आइडिया तो पहले हमारा लग जाए। लेट्स सी अ क्वेश्चन। एक डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस r. This is kept on a smooth horizontal surface and this is free to move. यहां पर एक मास m इस तरीके से लटका हुआ है। This is a slack string. This is a slack string. अब अचानक से मैंने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दिया हूं v0. Find center of velocity of center of mass of disk and omega of the disk after
the string becomes taut. स्ट्रिंग हमारा जब टाउट हो जाएगा तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और डिस्क का जो ओमेगा होगा वो हमारा कितना होने वाला है वो अभी हमें निकालना है. ठीक है. अच्छा, डिस्क प्लस बॉल नीचे जो है उसको मैं सिस्टम ले लेता हूं. तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो एफ एक्सटर्नल है वो भी 0 है और जो टॉर्क एक्सटर्नल है वो भी 0 है. अच्छा, बिफोर द स्ट्रिंग इज टाउट ये सिनेरियो है एंड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज टाउट, जैसे ही स्ट्रिंग टाउट होगा व्हाट विल हैपन, स्ट्रिंग तुरंत हमारा एक का झटका मारेगा, एक इंपल्सिव फोर्स मारेगा यहां पर जे जे. नाउ ये वाला रेडियस जो है वो आर है तो इसके अबाउट ऑब्वियस सी बात है एक एंगुलर इंपल्स भी लग रहा है डेफिनेटली. सो इसके कारण मान लो फाइनली ये ओमेगा से मूव करे. ठीक है. इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर जाए विद अ वेलोसिटी VCM और बॉल इस तरफ मान लो मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ V. ठीक है. अच्छा, सबसे पहला इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ, चलो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम छोड़ो, पहले एक एक करके देखते हैं. सुनो सुनो सुनो. अच्छा, बॉल के लिए अगर मैं देखूं तो जे इंपल्स इज द नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस. V डेफिनेटली V0 से कम हो जाएगा. अगर मैं केवल डिस्क के बारे में देखूं, जो हमारा इंपल्स होगा J दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू VCM, और जो एंगुलर इंपल्सिव टॉर्क लगेगा उस इंपल्सिव टॉर्क का एंगुलर इंपल्स होगा J इंटू R एंड that must be equals to the total change in angular momentum, that is mr square by 2 into omega. यानी J का हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ गया m ओमेगा r by 2. ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन है. और लास्ट इक्वेशन कहां से आएगा? स्ट्रिंग का दोनों पॉइंट का वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास VCM से जा रहा है तो इसका भी VCM होगा, बट ये खुद भी ओमेगा से घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट पे ओमेगा इंटू आर का वेलोसिटी होगा. तो डिस्क का ये वाला पॉइंट के कारण धागे का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी VCM प्लस ओमेगा आर, और धागे का दूसरा एंड का वेलोसिटी डाउनवर्ड V है, ये हमारा डेफिनेटली इक्वल होना जरूरी है. तो VCM प्लस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल्स टू V. अगर सब कुछ को J के टर्म्स में लिख दो, फर्स्ट वाले पे अगर मैं ध्यान दूं, V का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू J बाई V0 माइनस J बाई M. ठीक है. VCM का जो वैल्यू है दैट इज J बाई कैपिटल M एंड ओमेगा R का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2J बाई कैपिटल M. ये हमारे पास ये तीनों वैल्यूज जो है वो हमारा आ चुका है, और इसको अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? J बाई M प्लस 2J बाई कैपिटल M दैट इज इक्वल्स टू V0 माइनस J बाई M. देखो तुम कंजर्वेशन भी लगा सकते थे, ठीक है,
लेकिन मैं इंडिविजुअली पूरा का पूरा फोर्स टॉर्क एनालिसिस से आगे बढ़ा हूं। बाकी तुम टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते थे, बट वो एक बार डायरेक्टली देखने के पहले मैं टुकड़ों में पहले समझा दिया, तो उस चीज में ध्यान दो। तो J इंटू 3 बाई कैपिटल M प्लस 1 बाई स्मॉल m इक्वल्स टू V नॉट, तो J जो लगेगा दैट विल बी स्मॉल m कैपिटल M V नॉट बाई कैपिटल M प्लस 3m। ये हमारे पास J का वैल्यू है। एंड एक बार जब J का वैल्यू आ जाएगा तो सब कुछ निकाल दो। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा VCM दैट विल बी स्मॉल m V नॉट बाई कैपिटल M प्लस 3m, और ओमेगा जो आएगा दैट विल बी 2J बाई MR। सो सिंपली कितना आएगा, m तो कटेगा, तो 2m V नॉट बाई कैपिटल M प्लस 3m इंटू R। सो दोस्तों, एंगुलर इंपल्स किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज इंपल्सिव टॉर्क, इंपल्सिव फोर्स का जो टॉर्क होता है उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव टॉर्क। इसके बारे में एक बेसिक आइडिया उम्मीद है हमारे लग चुका है। तो इसी के साथ रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट को मैं समाप्त करता हूं। ऑब्वियसली इन सारे टूल्स का इस्तेमाल आगे के जो टॉपिक्स है वहां पर भी होने वाला है, बट मोटे मोटे तौर पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में सारे चर्चाएं मैं कर चुका हूं। ओके।